कला संस्कृति र संस्कारको संगम कार्यक्रम मिथिला दर्शन। घर होस् या मन्दिर, उषा होस् या सन्ध्या, पूजा उपहार, आरती अनि साधना। स्वदेशमा बनेको कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती, पवित्र सुवास जहाँ मन बस्छ। लेडीको क्यास्टर ओइल दिनुस् न। ओहो दिदी, के लिन आउनु भएको? म लेडीको क्यास्टर ओइल लिन आएको। लेडीको क्यास्टर ओइल नै किन नि? यो धेरै राम्रो छ, यसले कपाललाई बलियो, सिल्की र चम्किलो बनाउँछ। ए हो र? त्यसैले सबैलाई लेडीको क्यास्टर ओइल नै प्रयोग गर्न सल्लाह दिन्छु। 100% अर्गन्डीबाट तयार गरिएको स्वदेशी आयुर्वेदिक तेल लेडी क्यास्टर ओइल बजारमा सर्वत्र उपलब्ध छ। गजेन्द्र नारायण सिंह, यो संस्थाले अहिलेसम्म हरेक वर्ष माघको 10 गते गजेन्द्र बाबुको पुण्यतिथि मनाउनुको साथसाथै विभिन्न जिल्लाहरूमा विभिन्न बौद्धिक बहसका कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको अवस्था छ। तर अहिले वास्तवमा यो संस्थाले यसको दायरालाई बढाउँदै यो अध्ययन अनुसन्धानको कामलाई अझै अगाडि बढाउनलाई यसले चाहिँ अहिले सोच निर्माण गरेको छ, जसअनुसार भर्खरै पनि एउटा यस संस्थाले यो सल्लाहकार समितिको सल्लाहकार परिषदको एउटा निर्माण गरेको अवस्था छ। विभिन्न विधाका विज्ञ व्यक्तित्वहरू यसको सल्लाहकार परिषदमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको केही बेरमा यहाँ साथीहरूले नाम पनि सुनाउनु हुनेछ। ती सबै साथीहरूको सुझाव र सल्लाह अनुसार यो संस्थाले आफ्ना आगामी दिनहरूको गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउने नै छ। र गजेन्द्र बाबुकै नाममा यो संस्था राख्नुको एकदम ठुलो कारण, महत्त्वपूर्ण कारण चाहिँ के थियो भन्ने कि परिवर्तन र हक अधिकारको निम्ति लड्ने योद्धाहरूमा एउटा यस्तो अथक योद्धा, एउटा प्रणेता जो कि लामो समयसम्म अधिकार पहिचानको निम्ति संस्थागत रूपमा सङ्घर्ष गरेको व्यक्ति भएको हुनाले नै गजेन्द्र बाबुकै नाममा यो संस्थाको चाहिँ गठन गरिएको हो र यो संस्थाबाट नै अध्ययन अनुसन्धानको कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। हाम्रो समाज कस्तो भयो भनेपछि कि हरेक कुरामा चाहिँ एक्सपर्टिज चाहिन्छ। उदाहरणको कुरा गरौँ, जस्तै कसैको शल्यक्रिया गर्नु छ भने एउटा डाक्टरै चाहिन्छ। कुनै घरको नक्सा बनाउनु पर्यो, निर्माण कार्य गर्नु पर्यो भने इन्जिनियर चाहिन्छ। कुनै स्कुलमा पढाउनलाई व्यक्ति खोज्नु पर्यो भने शिक्षक, पुरै तालिम प्राप्त शिक्षक चाहिन्छ। कलेजमा पढाउनलाई प्राध्यापकहरू चाहिन्छ। हरेक विधाको लागि एक्सपर्टिज चाहिन्छ। तर राजनीति एउटा यस्तो विधा बन्न गएको छ जसमा कुनै एक्सपर्टिज नै चाहिँदैन। हरेक विधाका मान्छे राजनीतिमा आउँछन्। आउनु नराम्रो होइन, आउनुपर्छ, सबै लाग्नुपर्छ राजनीतिमा। तर राजनीतिमा लागिसकेपछि राजनीति पनि त एउटा शास्त्र हो, दर्शन शास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, समाज शास्त्र हो। त्यसको अध्ययन हुनु आवश्यक छ। त्यसको बिना अध्ययन अनुसन्धान गरी बिना जानकारी लिई हामी अगाडि बढ्दाखेरि आजको जुन परिस्थिति हाम्रो समाजको अगाडिमा देखिएको छ राजनीतिक रूपमा, यस्तै परिस्थितिहरू निर्माण हुने हो। हामी राजनीति शास्त्रको अध्ययन गर्ने हो, दर्शन शास्त्रको अध्ययन गर्ने हो भने राजनीति न्यायपूर्वक गरिन्छ, समानताका आधारमा गरिनेछ। लोकतन्त्र त्यसको चाहिँ सबभन्दा प्रमुख विषय बन्नेछ। तर हाम्रो देशको राजनीति कुन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने कुरा हामी कसैबाट लुकेको अवस्था छैन। यहाँ जो जति अन्याय गर्न सक्यो, जो जति विभेद गर्न सक्यो, त्यो त्यति ठुलो नेता कलिदो रहेछ हाम्रो देशमा। त्यस कारणले त्यसलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउनु छ। किनकि खास गरेर पीडित जात जाति र समुदायको निम्ति जबसम्म यो राज्य सत्ता जो हुन्छ नि, राज्य सत्ता भन्दा नि ठुलो सत्ता, महत्त्वपूर्ण सत्ता भनेको ज्ञान सत्ता हुन्छ। र जबसम्म ज्ञान सत्तामा हाम्रो पहुँच र पकड हुन सक्दैन, तबसम्म राज्य सत्तामा किमार्थ पनि हामीले पकड बनाउनै सक्दैनौँ। त्यसकारण सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय नै
ज्ञान सत्तामा पहुँच बनाउनु हो र त्यसको निम्ति चेतना वृद्धि गर्नु, ज्ञान निर्माण गर्नु र त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले यो खास गरेर गजेन्द्र नारायण सिंह अध्ययन केन्द्रलाई स्थापना गरिएको हो र यसको मुख्य उद्देश्य नै अब समाजमा ज्ञान र चेतना फैलाउनु, जुन कुराको लागि जे आवश्यक छ त्यही काम गरेर अगाडि बढ्ने गरी यसले विधि प्रक्रिया निर्माण गर्नेछ। मलाई लाग्छ हामीसँग 4-5वटा मेजर एजेन्डाहरू थिए यो देशको राजनीतिमा। एउटा मेजर एजेन्डा थियो यो संविधान अपूर्ण छ, यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ या पुनर्लेख गर्नुपर्छ या यसलाई नयाँ ढङ्गले नमिलेका चिजहरू मिलाउनुपर्छ र यसको स्वीकार्यतालाई बढाउनुपर्छ भन्ने एउटा ठुलो एजेन्डा थियो। त्यो एजेन्डा आज कहाँ पुग्यो? मैले कसैले पनि उठाएको देख्दैन। यो एजेन्डा छोड्दाखेरि देशले सही कोर्स पक्रिरहेछ कि कोर्स चाहिँ गलत बाटोतिर गइरहेछ? एउटा यो एजेन्डा समकालीन राजनीतिको बारेमा म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। दोस्रो कुरा, हाम्रो देशको पोलिटिक्समा शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने एउटा ठुलो बहस थियो, मुद्दा थियो। आज अहिले हामी जुन खालको पोलिटिक्स सामना गरिरहेछौँ, के यो मिलेको छ कि यही शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ण समावेशी खालको राज्यको चरित्र निर्माण गर्न सम्भव छ या सम्भव छैन? यो एजेन्डालाई छोड्दा या यो एजेन्डा कमजोर हुँदा तपाईँ हाम्रो आन्दोलन, तपाईँ हाम्रो देशको स्थिति या देशको राष्ट्रको कार्यदिशा कहाँ पुगेको छ? यो अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दा छ भन्ने मलाई लाग्छ। तेस्रो कुरा, प्रदेशहरू मिलेको छैन, प्रदेशको सीमाङ्कन पनि मिलेको छैन, नामाङ्कन पनि मिलेको छैन र यसको वित्तीय संहिताको पाटो पनि मिलेको छैन, करको अधिकार, राजस्वको अधिकार पनि मिलेको छैन र सँगसँगै एडमिनिस्ट्रेटिभ फेडरलिजम, प्रशासनिक संहिताको पाटोबाट पनि यो विक छ भन्ने बहस थियो। यो मुद्दा आज कहाँ पुगेको छ? के यो सबै मुद्दा हामीले सबैले बिर्सिसक्यौँ र 2-4 सिट, मन्त्री, विश्वासको मत, अविश्वासको म्याद, फलानाले मन्त्री पायो, फलानाले पाएन भन्ने चिजमै यो मुद्दाहरू छोडिनुपर्ने हो कि के हो? यो बहस म उठोस् भन्ने चाहन्छु। चौथो मुद्दा, हाम्रो देशमा समावेशिता, आरक्षण र बहुभाषिकताको एउटा ठुलो मुद्दा छ। त्यो मुद्दा आज कहाँ पुग्यो? के प्रदेशहरूमा प्रादेशिक भाषाहरू प्रचलनमा आए? के स्कुल युनिभर्सिटीहरू बहुभाषिक भए? के राज्य यन्त्रहरू बहुभाषिक भए? या अरू विभिन्न तरिकाले मार्जिनलाइज भाषा संस्कृतिहरूको मूल प्रभावीकरण या प्रोटेक्सन भयो या भएन? यो मुद्दा कहाँ पुग्यो? यो मुद्दा पनि अब खोजिने के होस्? यो हराएको होस् कि सिद्धिएको हो कि यो पक्रेर हिँड्नुपर्ने हो? यो कुराहरूको म उठाउन चाहन्छु। र अर्को कुरा भनेको नेपालको इकोनोमीलाई हामीले कसरी रिस्ट्रक्चर गर्ने? हामी गरिब मुलुक सधैँ भन्छौँ, त्यही देखिन्छ पनि। जुनसुकै सरकारमा आउँछ केही परिवर्तन हुँदैन, बजेटको स्ट्रक्चरमा कुनै परिवर्तन हुँदैन, प्रशासन यन्त्रमा कुनै परिवर्तन हुँदैन, देशको इकोनोमिकको जुन उत्पादन गर्ने तरिकामा कुनै परिवर्तन हुँदैन, भूमि नीतिमा कुनै परिवर्तन हुँदैन, आयात निर्यातको रेसियोमा कुनै परिवर्तन हुँदैन, कन्जम्सन एन्ड प्रोडक्सनको रेट र रेसियो हेर्नुभयो भने त्यसमा कुनै परिवर्तन हुँदैन। तर हरेकचोटि हामी समृद्धिको गफ चाहिँ हाने गर्छौँ, होइन? यो कस्तो खाले समृद्धि हो र यसले कति मान्छेलाई धनी बनाउँदैछ, कति मान्छेलाई गरिब बनाउँदैछ, कति मान्छेलाई सुख दिँदैछ, कति मान्छेलाई दुःख दिँदैछ भन्ने यसको हिसाब किताब कसले गर्नुपर्ने हो? यो डिबेट कहाँ छ आज? यो हराएको छ। त्यसैले अर्थतन्त्रको रिस्ट्रक्चरिङ गर्दाखेरि हामीले कसरी समावेशी विकास र समतामूलक समृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ? यो मुद्दा छोड्नुपर्ने हो कि उठाउनु पर्ने हो? र अन्तिममा म दुईटा कुरा भन्न चाहन्छु कि हामी गुड गभर्नेन्सको कुरा गर्छौँ। एकातिर हामी स्वशासनको कुरा गर्छौँ, अर्कोतिर हामी सुशासनको कुरा गर्छौँ। स्वशासन बिनाको सुशासन या सुशासन बिनाको स्वशासन, होइन? यो हुन सक्छ कि सक्दैन? मेरो विचारमा स्वशासन र सुशासन यो दुईटै मुद्दालाई जुन राजनीतिक शक्तिले ठिक ढङ्गले उठाएर लान सक्छ त्यसले मात्रै नेपाल बनाउन सक्छ। सुशासन पनि एउटा जेन्युइन मुद्दा हो, स्वशासन पनि एउटा जेन्युइन मुद्दा हो। यो दुईटालाई तपाईँले जोड्न सक्नुभयो भने नेपाल भन्ने पोलिटिकल फोर्स बन्छ। अन्यथा त्यो एकालकाँटे आन्दोलनको रूपमा, अपूर्व आन्दोलनको रूपमा तुरेर जाने सम्भावना हुन्छ। आज हामीले गजेन्द्र नारायण सिंहको स्मृति दिवसमा उहाँको योगदानको, व्यक्तित्वको स्मरण गरिरहँदा यी धुमिल हुँदै गएका, विस्मृत हुँदै गएका एजेन्डाहरूलाई फेरि एकपल्ट पकडौँ र यी एजेन्डाहरू पक्रेर हिँड्दा मन्त्री हुन्छौँ हुँदैनौँ, सांसद हुन्छौँ हुँदैनौँ, जेल पर्छौँ पर्दैनौँ, जिन्दगी रहन्छ बाँचिन्छ भन्ने कुरा बिर्सेर एकपल्ट लडौँ भन्ने आग्रह तपाईँहरूको बिचमा गर्दै म आफ्नो कुरा यही समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यदि हमारे जेनरेशन में नागरिकता की समस्या नहीं सुलझ पाई तो हमारे आने वाले संतति जो है वो स्थिति पैदा करेंगे कि घर में जाकर के पैर पड़ करके जो है
कहेंगे कि भाई नागरिकता ले लो। और इसके लिए जो है शासक वर्ग वो इस बात को समझे, उलझा करके मत रखे। मुझे तो लगता है कि ईमानदारीता नहीं है। जब संसद से लगभग पूर्ण बहुमत से नागरिकता विधेयक आगे गया तो उसको कैसे रोक लेगा? संवैधानिक प्रावधान के बावजूद कैसे रोक लेगा? और यदि रोक लिया गया तो इसका विरोध जो है सारी पार्टियों ने क्यों नहीं किया? आज एक क्वेश्चन गर्नुहोस्, मेरो आग्रह छ, यहाँ सबै पोलिटिकल पार्टीका नेताहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले यदि मधेसको विकास चाहने हो, देशको विकास चाहने हो र मधेसको धरती पुत्रलाई यो राष्ट्रपति देशमा बनाउने हो, ममता ठाकुरलाई किस्सा नगर्नुहोस्। चारवटै पार्टी एक भएर भन्नुहोस् त, शेरबहादुर देउवालाई, प्रचण्डलाई, चेप्ती सेनावलीलाई अब मधेसको राष्ट्रपति चाहियो, ममता ठाकुरलाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्छ भन्नुहोस्। तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, भाइ बनाउँदैछ सरसी भण्डारी, चन्दन सिंहजी, हिम्मत गर्नुहोस्। यस्तो छ, अन्यथा नसोच्नु, सम्पूर्ण उपस्थित मैले त सबै मिलाएर गर्न चाहन्छु। ममता ठाकुर बनेको अर्को खुट्टो विशाल ममता ठाकुर बन्नु भनेको देशको मान्छे बन्नु, जनताको मान्छे बन्नु। हिम्मत गर्नुहोस्। म चाहन्छु, मैले खुलेर भनेको छु, मैले अस्तिको नामबाट भने हाम्रो देश नेपालको आजको हिमाल पहाड तराई मधेसको जुन भूगोल छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुनुहुन्छ, सभामुख मलाई थाहा छ, झापाबाट हुनुहुन्छ घिमिरेजी। अब मधेसबाट एउटा राष्ट्रपति बनाउनुहोस् त, तपाईँको देशको विशाल। त्यसैले मेरो आग्रह छ मधेसवासीहरूलाई, मधेसका बुद्धिजीवीहरूलाई, तपाईँहरू भाषण गर्नुहोस् तर नेताहरूलाई मिलाउने काम गर्नुहोस्। उहाँलाई सम्मान गर्ने मान्छे हो कि त्यो सीमै छैन। म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, जबसम्म मधेसको पुत्र यो देशको प्रधानमन्त्री बन्दैन, देशको विकास खै मधेसको विकास भएको? म त मधेसको हरेक जिल्ला विकास बहस गरेको छु र मलाई मधेसी जनताले भन्छन्, ऋषि घमलाजी तपाईँ मधेसमा आउनुहोस्। म भन्छु भोलि यो देशको राजनीति मैले गरेँ भने म मधेसबाटै जतिसुकै ठुलो कुरा गरी मधेसमा अधिकार दिएका जनताले जति पाउनु त्यति पाएको छैन। त्यसको लागि ऋषि घमला जहिले पनि मधेसी जनताको साथमा रहने पर्ने गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। स्वर्गीय गजलराज सिंह 38 वर्ष पहिला जुन सद्भावना पार्टी खोल्नु भएको थियो र उहाँको नामैले, पार्टीको नामले सद्भावना भन्ने चिजले नै एउटा सन्देश दिन्छ। उहाँको दृष्टिकोण, उहाँको भिजन के थियो भन्ने कुरा म त्यसमा पनि जाँदैन, धेरै साथीहरूले बोलिसक्नु भएको छ। म अहिले पार्टीगत हिसाबले, दलगत हिसाबले बोल्नु पर्दाखेरि र अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिको हिसाबमा जुन शीर्षकमै राख्ने समसामयिक राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो धारणा राख्ने सवालमा म यसमा पनि धेरै कुरा राख्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि अहिलेको जुन चुनावको परिणाम आएको छ र सरकारको गठन भएको छ, यो सम्पूर्ण परिदृश्य हेर्दाखेरि नेपाली समाजको त्यसको राजनीतिक दृष्टिकोण के हो भन्ने कुराले अनुभव देख्छु। त्यसको फुल स्पेक्ट्रम के हो छुट्याउनै सक्ने अवस्था नभएको बेलामा म समसामयिक राजनीतिक राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चा पनि गर्न व्यर्थ ठान्छु। र म एउटा कुरा चाहिँ आज तपाईँसँग भन्छु भनेर आएको, म धेरै कुरा गर्दैन, एउटा चिज चाहिँ गर्छु भनेर। अहिले मधेसको चर्चा हो, हामी सबै कञ्चनपुरदेखि झापा मधेसमा बस्ने सबै भाषाभाषी, संस्कृति सबै यहाँ उपस्थित भएका छन् र थुप्रै दलका यहाँ मैले नेताहरू, प्रतिनिधिहरू देखिरहेको छु। र यो बिचमा भर्खरै नयाँ पार्टी, सबैभन्दा कान्छो पार्टी मधेसमा खुलेको भनेको मलाई लाग्छ नागरिक मुक्ति पार्टी, जसलाई रेशम चौधरीको पार्टी भनेर चिनिन्छ। र अर्को अर्थमा सामाजिक हिसाबले
र दृष्टिकोणको हिसाबले अन्य मान्छे अन्य समुदायले हेर्दाखेरि थारूको पार्टी भनेर बुझ्दछ सोच्दछ र मेरो पनि चिन्ता त्यही रहेछ र म त्यहीबाट कुरा सुरु गर्छु। सद्भावना पार्टी सायद हामी सबैले सिक्नुपर्ने अहिले, चाहे लोकसभा होस्, चाहे जसपा होस्, चाहे जनमत होस्, चाहे नागरिक मुक्ति पार्टी, जति पनि मधेसमा पार्टीहरू गठन भएका छन्, आफ्नो उपस्थिति देखाएका छन्। सबैले एउटा मनन गर्नुपर्ने आजको दिनमा, खास गरिकन स्वर्गीय गजेन्द्रनारायण सिंहलाई सम्झिँदाखेरि सद्भावना पार्टी 38 वर्ष पहिला उहाँले स्थापना गर्दाखेरि त्यो पार्टीलाई राजपूतको पार्टी भनेर कसैले हामी भन्ने हात गरेनौँ। अहिले सबभन्दा पुरा नयाँ भन्नुहोस् न, नागरिक मुक्ति पार्टीको जुन संरचना छ, जुन केन्द्रीय समितिको संरचना छ, सजिलै भन्न सक्छ थारूको पार्टी भन्ने मान्छेको केही दोष मैले देख्दैन। उपेन्द्र यादवजीको पार्टी छ, त्यो यादवको पार्टी भनेर कसैले भन्छ भने म भन्ने मान्छेको पनि दोष देख्दैन। अन्य थुप्रो पार्टीहरू त्यस्तै छ। तर हामीले मलाई आजको दिनमा यदि गजेन्द्रनारायण सिंहलाई हामी सम्झिन्छौँ र मधेसमा हामी एकताबद्ध तरिकाले एउटा संयुक्त आन्दोलन, सामाजिक या राजनीतिक आन्दोलनको जब परिकल्पना गर्छौँ, हामीले आजको दिनमा सम्झिनु पर्ने सद्भावना पार्टी गजेन्द्रनारायण सिंहले 38 वर्ष पहिला स्थापना गरेर 9 वर्षसम्ममा एकजना पनि मैले मधेसमा मान्छे भेटेन जसले त्यो राष्ट्रको पार्टी भनेर आरोप लगाएको होस्। मधेसको नामाकरण सन्दर्भमा छलफल चलिरहेको थियो र मैले मधेसको नामाकरण हुँदै गर्दा मैले मधेस नाम राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा मैले जोरदार आवाज उठाएको थिएँ त्यहाँ, र मैले सन्दर्भ यही जोडेको थिएँ। र इतिहास हेर्दाखेरि मधेसको इतिहासमा गजेन्द्रनारायणजीको ठुलो योगदान छ। 74 वर्षको उमेर, 55 वर्षको राजनीतिक यात्रा र 17 वर्षको एउटा दलको नेतृत्व हामीले गजेन्द्रनारायण सिंहज्यूको स्मरण गर्दै गर्दाखेरि त्यो सम्झिन सक्छौँ। म बाल्यकालमा थिएँ, मेरो राजनीतिक परिवेशको परिवार पनि थियो र गजेन्द्रनारायण सिंहको बारेमा चर्चा हुँदै गर्दाखेरि एउटा शालीन, एउटा अचल, एउटा सबल र सभ्य राजनीतिज्ञको रूपमा हामी चिन्दथ्यौँ। केही त्याग गर्न सक्ने व्यक्तित्व, केही लड्न सक्ने र उपलब्धिको लागि हरेक किसिमको परिस्थिति झेल्न सक्ने व्यक्तित्व। तर आज उहाँलाई सम्झिँदै गर्दा, आजको राजनीतिक परिस्थितिको चर्चा गर्दै गर्दा हामी कति लाज पचाएर सहन सक्छौँ वा कति आफूलाई स्वाभिमान ठानेर सहन सक्छौँ, बोल्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि छ। मधेश की विचारधारा को स्थापित करने हेतु उन्होंने 3 विषय को पहचान के रूप में पूरे समग्र झापा से मेची से लेकर महाकाली तक स्थापित किया। वह विचार उनके व्यवहार में परिष्कृत रूप में दिखाई दे रहा था, स्वयं निवास में दिखाई दे रहा था, व्यक्तित्व में दिखाई दे रहा था, बोली में दिखाई दे रहा था, भाषा में दिखाई दे रहा था, समाज के सभी समरस भाव में दिखाई दे रहा था। जहां जाते थे वह व्यक्तित्व अपना निर्माण करते जा रहे थे। तो उसी समय में उन्होंने 3 चीज को मूल्यवान रूप से समझा, जोड़ने की कड़ी बनाई। पहला, भाषा के रूप में उन्होंने हिंदी चुना। अच्छी मैथिली के जानकार, अच्छे व्यक्तित्व, अच्छे विचार के हर एक भाषा के जानकार होते हुए भी गजेंद्र बाबू हिंदी को मेची से महाकाली जोड़ा जा सकता है, हिंदी के बातों से, हिंदी में बात करने से। इसलिए पहला उन्होंने जोड़ा कि नहीं, भाषा को एक रूपता दिया जाए और हिंदी में ही बात किया जाए। मैं जो उनके सानिध्य में रह के मैंने सीखा, मैं समझा। दूसरा था, उस समय की मांग था, उस समय की अवस्था थी धोती और कुर्ता, जो कि धोती कुर्ता या तो झापा में भी संथाल हो, गंगाई हो, राजवंशी हो, सतार हो, गुनवार हो, चाहे जो भी समाज के लोग हो, वह भी लगाते थे। चाहे वो जमींदार का बेटा हो, दलित का बेटा हो, शोषित का बेटा हो, उपवीर का बेटा हो, मधेसी मुस्लिम का बेटा हो, सभी लोग धोती लगाते थे। और कैलाली कंचनपुर में भी रहने वाले थारू समुदाय के लोग भी धोती कुर्ता लगाते थे। तो उन्होंने पहचान के रूप में धोती कुर्ता लगा के पूरे प्रदेश को जोड़ने के ही काम किया। और उन्होंने, मुझे लगता है कि आज भी हमारे अध्यक्ष यहाँ उपस्थित राजेंद्र महतो जी हैं, आज भी धोती लगाते हैं, उनके परम शिष्य, परम आदरणीय हैं।
मैं देखता हूं कि वह निरंतरता उन्होंने दिया। कुछ लोगों ने उस चीज की निरंतरता दी। इतना ही नहीं, उसके बाद में भी जोड़ने के लिए उन्होंने अच्छा से अच्छा सभी लोगों को, चाहे वो जमींदार परिवार में हो, चाहे कोई भी परिवार के लोग हो, उन्होंने हर एक तबका के घर घर में जाकर सद्भावना परिषद के नाम से एकत्रित करके उन्होंने एक सद्भावना परिषद स्थापित किया। जिस सद्भावना परिषद को मैं अच्छा से अनुभूति तो नहीं कर पाया था, लेकिन मैं जानता था, क्योंकि गजेंद्र बाबू 2042 साल में मोहल्लाई में गए हुए थे, तो मेरे घर पर गए हुए थे। भक्ता साथीहरूले जति पनि कुरा राख्नुभयो म ती सबै कुराहरूलाई समर्थन गर्दै सहमति जनाउँदै यी कुराहरूलाई जोड्दा यदि एकै शब्दमा, एकै सेन्टेन्समा भन्नुपर्दा मलाई लाग्छ ती सबै कुराको पछाडि यो नेपालमा मधेसी लगायत शोषण उत्पीडनमा परेका जनतालाई सम्मानजनक बराबरीको हक दिलाउनको लागि उहाँले गरेको राजनीतिको अन्तर्य हो भने बुझ्न मलाई लाग्छ कुनै दुविधा, कुनै कठिनाई हुनु पर्दैन। यदि क्या आप हम लोग को कुछ कहने से कुछ सुनने की लगता समय है। बुद्धिजीवी साथी लोग, विभिन्न राजनीतिक पार्टी के साथी लोगों का जो राय सलाह, जो सलाह आया है, वर्तमान समसामयिक राजनीति के बारे में जो विश्लेषण आया है, विगत का कमी कमजोरी, आगे आगामी रास्ता के लिए जो सुझाव आया है, हमें लगता है हम लोग को सबसे पहले स्मरण करना चाहिए। और मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और जितने भी अभिव्यक्ति यहाँ विचार विमर्श है, उसको गंभीरता से लेते हुए और ईमानदारी पूर्वक उसको पालन करूँगा, वो भी प्रतिबद्धता व्यक्त करना चाहूँगा। गजेंद्र बाबू की बात चर्चा करते समय कुछ घटनाएं मैं याद रखना चाहूँगा। अभी हमारे भाई चंद्र सिंह ने कुछ प्रश्न जोड़ा ही बात नहीं, उसको थोड़ा सा कमी रह गया था। हमको लगता करीब 42 साल की बात होगी, और उस समय मैं तत्कालीन राष्ट्रीय पंचायत में माननीय सदस्य था। और गजेंद्र बाबू की सर्वमान्य परिषद की यात्रा के सिलसिले में पिपरा से जो उनकी गिरफ्तारी की गई, तो उस समय मैं जलेश्वर में ही था। कोई यौन एक नया जोश खरोश के साथ आप लोग अच्छी तरह जानकारी है, मालूम है। मैं अब तो कानून में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस समय में राष्ट्रीय पंचायत में जो पहली बार निर्वाचित हुआ था 21 साल में, तो मेरा उम्र भी नियम संगत नहीं था। 25 वर्ष में मान्य होना था और मैं 24 वर्ष से 9 महीना हुआ था। समझो क्या है कि अभी तक इतनी बड़ी नायकता की बात नहीं थी, तो मेरे स्कूल थोड़ा मदद कर दिया और हमें एक साल और ज़्यादा क्या कहते हैं घोड़ा बना दिया, क्योंकि हमारे मित्र लोग उसमें मुद्दा मांगना भी किए। तो चूंकि मैं कुछ डेमोक्रेटिक पृष्ठभूमि के साथ में, नेपाली कांग्रेस के पृष्ठभूमि के साथ में और बहुदलवादी युवा का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं निर्वाचित हुआ था, तो 42 साल के दरमियान में जब वो पिपरा से गिरफ्तार किए गए, तो मैं उस समय कमिश्नर में था और उनको वहां रखा गया था। तो कुछ हमारे युवा, विशेषकर बहुदलवादी साथी, पिपरा काफ़ी ज़्यादा पिपरा बदना उस समय बहुत ही पॉलिटिकली बहुत डरता, तो वहाँ के साथी लोग आए कि इसी की बात है और गजेंद्र बाबू को रखा गया। तो हम लोग पहुँचे, हम उस समय डीएसपी कार्यालय, उसमें एसपी नहीं था, डीएसपी कार्यालय हुआ प्रशासन, और वहाँ जाने के बाद मैंने कहा कि भाई बहुत बड़ी बात है, नेपाल का संविधान उस समय कम से कम 12 मताधिकारी आधार में निर्वाचन था और वाक स्वतंत्रता प्राप्त हो चुका था। तो अपनी बात कोई करने आता है, कोई कहने आता है, इसमें कैसे आप कर सकते हैं। काफी लंबी बात हुई, शायद उनको कहीं पूछा चुके हैं, और हमें इस बात का वास्तव में गर्व है कि हमें लिखित उस समय प्रतिबद्धता व्यक्त करके
हम जमानी में उस समय क्या कि जमानी बैठ के एज ए माननीय पंचायत का माननीय जमानी बैठ के और उनके लिए क्या है कि हम लोगों ने वहाँ पे गोली खाना है। पहली बार मैंने उनके साथ जो एनकाउंटर हुआ या पहली बार मुलाकात हो समय, हालांकि मैं उनके साथ वैचारिक विमर्श वाली बात में हमारी कोई बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन एज ए डेमोक्रेट और डेमोक्रेसी के हिसाब से उनकी जो वाक स्वतंत्रता थी उसको जिस हिसाब से रोका गया था, उसके सिलसिले में मैं पंचायत का माननीय होते समय जाके कागज करके मैं इसको जिम्मेवारी लिंचू लिखा करके हूँ उस समय क्या इस तरह से हम लोग का मेरा पहली बार उनसे मुलाकात हुआ। दूसरा घटना, हम लोग साथ साथ एक ही कैबिनेट में मंत्री भी थे। 51 साल की बात थी जब आपत्ति मंत्री बने शेरवाजी को सरकार, शेरवाजी को सभी को लगता है उस समय आपको अच्छी तरह मालूम, हम पार्लियामेंट थे 51 साल, और हम पार्लियामेंट में तत्कालीन नेकपा एमआईएम ने पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दिया और संसद से पुनर्स्थापना, संसद जो है अदालत से पुनर्स्थापना होके उसके बाद तमाशा आपको अच्छी तरह मालूम, कभी सूर्यवार प्रधानमंत्री बनते थे, कभी लोकवार प्रधानमंत्री बनते थे। उसके बाद में जाके शेरबाजी प्रधानमंत्री 51 साल के बाद उस समय अविश्वास के प्रस्ताव आए। अविश्वास के प्रस्ताव से सरकार जब गिरने की स्थिति बनी तो एमआईएम तत्कालीन एमआईएम की सरकार बनने की संभावना बनी लोकनाथ चंद और नामदेव गौतम जी के सहयोग से। तो मैं उस समय एज ए डेमोक्रेट मैं हालांकि उस समय 9 साल में डेमोक्रेसी खतरे में पड़ रहा है, ऐसी स्थिति क्यों आप कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर लेते? मैंने तो ज्वाइन कर लिया, नहीं पहले कौन साबित भाई को ज्वाइन कर लिया। तो बड़ी गंभीर बात उन्होंने बताया और जो अभी मैं रिलेट करता हूं उस बात से। उन्होंने कहा सर जी देखिए, मैं भी कांग्रेसी था, अभी भी कांग्रेसी हूं, एज ए डेमोक्रेट है मैं कांग्रेस, मैं कांग्रेस नहीं हो सकता, मैं कांग्रेस हो ही नहीं। लेकिन जिस मुद्दे को हम लेके चल रहे हैं, मैं जिस मुद्दा को लेके चल रहा हूं, अगर मैं उस मुद्दा को छोड़ के नेपाली कांग्रेस में गया, लोकतंत्र को मजबूत करने की बात किया, तो मैं जो मुद्दा उठा के जा रहा हूं वो मुद्दा कमजोर हो जाएगा, मुद्दा बढ़ जाएगा, दूसरा उठाने बढ़ जाएगा। इसीलिए मैं उस समय ज्यादा समझ नहीं पाया। तो काफी लंबी छात्र हुई, तब तक उन्होंने उस समय समावेशिता और समता और समानता की बात। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी सिर्फ लोकतंत्र एज ए लोकतंत्र फ्लोरिश नहीं हो सकता जब तक तो लोकतंत्र नेपाल जैसे देश में, जब तक लोकतंत्र इंक्लूसिव डेमोक्रेसी नहीं होता है, समावेशी लोकतंत्र नहीं होता है, तो लोकतंत्र आगे नहीं बढ़ सकता है। और ये बात आज प्रमाणित हो गई है। इस देश में 7 साल से लेकर अभी तक की स्थिति में जितने भी लोकतांत्रिक आंदोलन हो, हम लोग भी वही बात कर रहे हैं। गजेंद्र बाबू ने जो बात उठाया, इस देश में जो भी विचार गजेंद्र बाबू ने उठाया, लोकतंत्र के पुनर्स्थापन के बाद आधिकारिक और औपचारिक रूप से, संगठित रूप से पार्टी दलीय व्यवस्था में दल के माध्यम से जितनी बातें गजेंद्र बाबू ने उठाया, आप एक एक बात को याद कर लें, चाहे संघीयता का सवाल हो या समावेशी का सवाल हो, नागरिकता का सवाल हो या समान जनसंख्या के आधार पर प्रतित्व का सवाल हो, वेशभूषा का सवाल हो, धोती कुर्ता का सवाल हो, जो भी सवाल हो, अधिकार पहचान से संबंधित जितनी भी बातें उठाई गई थी, जो भी दृष्टिकोण गजेंद्र बाबू के द्वारा इस देश में प्रस्तुत हुआ था, अंततोगत्वा मधेश विभिन्न कालखंड में विभिन्न आंदोलन के मार्फत उन सभी सवालों को किसी न किसी
से संबोधन करवाने का प्रयास किया। वो सारे सवाल इस देश का मूल एजेंडा बना, परिवर्तन का एजेंडा बना, सिर्फ मधेश का नहीं, देश का परिवर्तन का एजेंडा बना। और सारा सवाल आगे बढ़ा। इसलिए मैं कहता हूं कि जब गजेंद्र बाबू की आज पुण्यतिथि पर हम चर्चा कर रहे हैं, उनके योगदान, उनका दृष्टिकोण कितना कारगर हुआ इस देश के लिए, नेपाल और नेपाली जनता के लिए, हम मधेसी जनता के लिए, तो ये बात सामने आता है कि आज ये देश जो परिवर्तन की तरफ बढ़ा, गजेंद्र बाबू के विचार के आधार पर जो भी बातें उठाई गई थी, उसी आधार पर सारे परिवर्तन की बात आगे बढ़ी। गजेंद्र पद पर देश आगे बढ़ा। इसके लिए उनके अवसान के बाद उनके जीवन में जो ढेर सारे शांतिपूर्ण संघर्ष हुआ, उनके इस दुनिया में न रहने के बाद उनका विचार था और उनके विचार आगे बढ़ा। और उसके बाद इस देश में, मधेश में 3 बड़ा बड़ा आंदोलन संघर्ष हम लोगों ने किया। मरीज मान गया, गणेश मान आएगा, मधेसी को क्या मिलना। ये गजेंद्र बाबू ने कहा, एक शासक गया, दूसरा शासक आएगा। ये जो लोकतंत्र, प्रजातंत्र जो आया, इसमें मधेसी को कुछ नहीं मिलेगा। तभी वो आपको कह दी, वो प्रतिकूल बात ही सुनी। उस समय लोकतंत्र आया था, हम सबके लिए लोकतंत्र आया था, इस बात को हमने माना था। लेकिन गजेंद्र बाबू उसी समय कहते कि नहीं, मधेसी को फिर आपको लड़ना पड़ेगा, मधेसी को अपने लिए फिर लड़ना पड़ेगा इस लोकतंत्र में। ये लोकतंत्र लोगों के लिए आया, आपके लिए नहीं आया, आपको दोबारा लड़ना पड़ेगा। उनके माँ बाप यहाँ थे, उनके माता यहाँ थे, उनके पिता यहाँ थे, लेकिन वो नागरिकता नहीं। एक बार जो है, जब अध्यादेश लाया गया तो चीफ जस्टिस ने रोक दिया, जब संसद ने पास करके पठाया तो राष्ट्रपति जी ने रोक दिया। अब क्या है, इसका अर्थ क्या हुआ कि अभी भी नेपाली राज्य जो है सैनिक मानसिकता से पीड़ित है। कोई सम्मान देता है तो उसके पहले गोरखा शब्द का प्रयोग होता है। गोरखा मिलिट्री का प्रतीक है, गोरखा दक्षिण बाहु, कोई दूसरा बाहु ने तो कहा नहीं। क्यों गोरखा शब्द का प्रयोग होता है? क्योंकि सैनिक चरित्र, अभी भी राज्य के चरित्र में वो सैनिक है कि हम विजेता है, हम जीत कर राज कर रहे हैं, ये जनता कुछ नहीं हमारे साथ। इस मानसिकता से ये राज्य जो है अभी भी जीवित है। जब तक इस मानसिकता का नाश नहीं होगा, लोग जो है, आम जनता जो है सफर करते रहेंगे, लेकिन लड़ते रहेंगे। हम लड़ाई नहीं छोड़ेंगे, किसी भी हालत में हम नहीं छोड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। और तब जरूर एक दिन आएगा, वो समय आएगा, और आ रहा है। बहुत कुछ चीजों को हमने प्राप्त किया, आइडेंटिटी को हमने प्राप्त किया। अब मधेश की आइडेंटिटी संवैधानिक कानून से बन गया है। आप मधेसी गर्व से कर सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश एक राज्य का रूप ले लिया है और आपका आइडेंटिटी, आपका जो है पहचान स्थापित हो गया है, जो कि पहले नहीं था। मधेसी ब्यूरोक्रेसी अपमानजनक शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता था सत्ताधारियों के द्वारा, लेकिन अभी की स्थिति क्या है, तो बाध्य हैं सम्मान करने के लिए। मधेसी कह के वो अपमानित नहीं कर सकते।